Hello students, how are you? This is your accounts lecture with Maina Yadav, Commerce Center. On our last video, we have discussed about the basic terms of journal entries, means original entries. Some steps, some advantages, journal entries, and one questions and some important terms. ठीक है? आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिस्काउंट. ठीक है? डिस्काउंट होता क्या है? छूट जिसको हम बोलते हैं इन हिंदी. तो देखिए स्टूडेंट्स, डिस्काउंट होते हैं वो टू टाइप के होते हैं. ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट. दिस डिस्काउंट इज टू टाइप्स, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट. अब हम ये जानेंगे यहाँ पे कि पहले ट्रेड डिस्काउंट होता क्या है, कैश डिस्काउंट क्या होता है, किस कंडीशंस में हम इनको लगाते हैं. ठीक है, चलिए देखते हैं. दिस डिस्काउंट इज अलाउडेड बाय होलसेलर और मैन्युफैक्चरर टू द रिटेलर एट ए फिक्स परसेंटेज ऑन द प्रिंटेड लिस्ट प्राइस. किसी भी सामान का, किसी भी गुड्स का जो प्रिंटेड लिस्ट प्राइस होता है, जो उसके ऊपर प्रिंट रेट लिखा होता है, समझ में आ रही बात. ठीक है, प्रिंट रेट जो लिखा होता है उस प्रिंट रेट के ऊपर एक फिक्स परसेंटेज की रेट से जो मैन्युफैक्चरर होता है या फिर जो होलसेलर होता है, मैन्युफैक्चरर कौन, जो गुड्स को बनाने वाला है, या फिर होलसेलर कौन, जो बिग क्वांटिटी में, बल्क में सामान को सेल करता है, किसको, रिटेलर. ठीक है, समझ में आ रही बात. मैन्युफैक्चरर से होलसेलर सामान जाता है, होलसेलर से फिर रिटेलर के पास जाता है, रिटेलर से फिर कस्टमर के पास जाता है, या फिर रिटेलर डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से, मतलब जहाँ पर प्रोडक्शन हाउस है, जिस कंपनी ने सामान बनाया वहाँ से भी परचेज करता है. समझ में आ रही बात. ठीक है, तो ये एक फिक्स परसेंटेज होती है जो कि सामान के लिस्ट प्राइस के ऊपर लगाया जाता है. ठीक है, कौन लगाता है इसको, या तो मैन्युफैक्चरर लगाएगा या फिर होलसेलर लगाएगा. ठीक है, उसके बाद में मिलता किसको है, रिटेलर को. किसको मिलता है, रिटेलर. समझ में आया कुछ. ठीक है, ये वो डिस्काउंट इज अलाउड बाय द होलसेलर, या होलसेलर या फिर मैन्युफैक्चरर रिटेलर को देते हैं ये डिस्काउंट एक फिक्स परसेंटेज रेट से ऑन द प्रिंटेड लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स, गुड्स के प्रिंटेड लिस्ट प्राइस के. ठीक है, जिस गुड्स के ऊपर जो प्रिंट रेट लिखा होता है उसके ऊपर एक फिक्स परसेंटेज से क्या दे देते हैं, उसको डिस्काउंट पे कर देते हैं. कौन देता है, या तो मैन्युफैक्चरर या होलसेलर. मैन्युफैक्चरर कौन होता है, जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है, बनाता है, प्रोडक्शन हाउस, दैट मीन्स कंपनी, जिस कंपनी ने सामान को बनाया और उसके ऊपर प्रिंट रेट लिखा है. ठीक है, होलसेलर कौन से होते हैं, होलसेलर वो होते हैं जो बल्क में, बिग क्वांटिटी में सामान को रिटेलर को सेल करते हैं, और रिटेलर फिर कस्टमर को सेल. ठीक है, आ गया होगा समझ में. चलिए देखें, तो ये कौन लगाता है, या तो होलसेलर या मैन्युफैक्चरर रिटेलर को देते हैं एक फिक्स परसेंटेज की रेट से, जो फिक्स परसेंटेज जो लिस्ट प्राइस गुड्स के ऊपर लिखा हुआ होता है. ट्रेड डिस्काउंट समझ में आया. ठीक है, और ट्रेड डिस्काउंट की हम हमारी बुक्स में कोई भी सेपरेटली एंट्री नहीं करते हैं. दैट मीन्स अलग से एंट्री करने की नीड हमें नहीं है. डिस्काउंट कौन से डिस्काउंट की, ट्रेड डिस्काउंट. ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट कब दिया जाता है, जब बल्क में सामान खरीदा या बेचा जाता है. समझ में आ रही बात. जब मैन्युफैक्चरर बल्क में, बिग क्वांटिटी में, फिक्स क्वांटिटी, दैट मीन्स बिग क्वांटिटी में बहुत सारा सामान रिटेलर को सेल करता है, तब मैन्युफैक्चरर रिटेलर को एक फिक्स परसेंटेज से डिस्काउंट देता है. उसको हम क्या कहेंगे, ट्रेड डिस्काउंट. और ट्रेड डिस्काउंट की क्या ऑब्जेक्टिव है, इसकी सेपरेटली एंट्री तो हम नहीं करते हैं. ठीक है, क्या ऑब्जेक्टिव में इसकी क्यों लगाया जाता है ट्रेड डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट उस कंडीशन में लगाया जाता है कि रिटेलर को एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल सके. ठीक है, रिटेलर ने लिस्ट प्राइस के ऊपर सामान खरीदा, जैसे रिटेलर ने 20,000 रुपये में सामान खरीदा, उसके ऊपर 10% ट्रेड डिस्काउंट मिला, दैट मीन्स 2,000 का सामान मिल गया. अब उसको इसके लिए तो 18,000 का सामान ही पड़ा ना. अब वो अपने कस्टमर को उसको 18,000 लिस्ट प्राइस से तो ज़्यादा सेल कर नहीं सकता कस्टमर को. ठीक है, तो दैट मीन्स 2,000 का प्रॉफिट किसके हिस्से में जाएगा, रिटेलर के पास में जाएगा. तो रिटेलर के प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए मैन्युफैक्चरर लगाता है, या मैन्युफैक्चरर या होलसेलर लगाता है एक फिक्स परसेंटेज रेट. ठीक है, उसको हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट. सेपरेटली एंट्री करने की जरूरत नहीं होती. ऑब्जेक्टिव में मैंने इसका आपको बता दिया. जैसे सपोज कीजिएगा कि हमने कोई सामान परचेज किया है, लिस्ट प्राइस कितना है उसका 20, उसके ऊपर 10% ट्रेड डिस्काउंट, दैट मीन्स 10% मैन्युफैक्चरर ने दिया है, हमें होलसेलर ने 2,000. अब हमारे वो सामान कितने पड़ा, 18,000. दैट मीन्स हम हमारी बुक्स में कितने की एंट्री करेंगे, सामान परचेज करने की 18,000 की. क्या एंट्री करेंगे, 18,000 की. तो एंट्री हम करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, या हमने कैश में सपोज करो हमने कैश में परचेज किया, तो दैट मीन्स हम अपनी बुक्स में एंट्री करेंगे 18,000 की. दैट मीन्स इस 2,000 की एंट्री हम अपनी बुक्स में नहीं करेंगे, इसीलिए हमने लिखा है कि उसको सेपरेटली एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है. समझ में आ रही बात. ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कैश डिस्काउंट की, कि कैश डिस्काउंट होता क्या. पहले तो ये देखिए,
द कैश डिस्काउंट इज अलाउड इफ द कस्टमर मेक्स द पेमेंट इमीडिएटली और विद इन ए फिक्स पीरियड। जो रिटेलर होता है वो अपने कस्टमर को देता है। जब कैश डिस्काउंट कौन किसको देता है? जो रिटेलर होता है, सामान बेचने वाला होता है, वो अपने कस्टमर को देता है। क्या? कैश डिस्काउंट। किस पर्पज से? कि या तो वो इमीडिएटली पेमेंट करे या एक फिक्स डेट को पेमेंट करे। समझ में आ रही बात? इमीडिएटली पेमेंट को रिसीव करने के लिए, जैसे सपोज करो हम सामान परचेज करने के लिए गए, हमने कोई 18,000 का सामान परचेज किया, ठीक है, तो उस रिटेलर ने, उस शॉपकीपर ने हमें ये कहा कि आप इमीडिएटली पेमेंट कर देते हो तो मैं आपको 2% डिस्काउंट देता हूँ इसके ऊपर, और अगर आप बाद में पेमेंट करोगे तो फिर आपको 2% कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। समझ में आ रही बात? इमीडिएटली पेमेंट करने के लिए जो रिटेलर है वो अपने कस्टमर्स को क्या देता है? कैश डिस्काउंट देता है। जैसे सपोज कीजिएगा कि आप हमारे पास सामान कितने का पड़ा? 18,000 का, ठीक है, तो उस 18,000 का सामान अगर किसी कस्टमर ने वो परचेज कर लिया हमसे, हम रिटेलर मान के चल रहे हैं अपने आप को, ठीक है, हम रिटेलर है और हमसे किसी कस्टमर ने वो 18,000 का सामान परचेज कर लिया, तो अब हम उसको कहेंगे कि अगर आप इमीडिएटली पेमेंट कर देते हो तो हम आपको 2% कैश डिस्काउंट पे करेंगे, देंगे आपको, ठीक है। 2% लगाया कितना है? 360, 18,000 के ऊपर 2% 360, दैट मीन्स हम 360 रुपीज़ कम रिसीव करेंगे। किससे? कस्टमर से। तो इन्हें माइनस कर दिया 2% कैश डिस्काउंट। अब कस्टमर हमें कितने की पेमेंट करेगा? 17,640 रुपीज़ की पेमेंट करेगा, ठीक है। 18,000 का उसने सामान खरीदा है, लेकिन 2% डिस्काउंट हमने उसको दे दिया कि वो जल्दी पेमेंट कर दे, ठीक है। हमने उसको 360 रुपये का क्या दे दिया? डिस्काउंट दे दिया। अब हमें पैसा कितना मिलेगा? 17,640। और इस कैश डिस्काउंट की एंट्री, सेपरेटली एंट्री हम अपनी बुक्स के अंदर, हम अपनी जर्नल्स के अंदर, हम अपनी ओरिजिनल एंट्रीज के अंदर करते हैं, इसको दिखाते भी। समझ में आ गया? ट्रेड डिस्काउंट को हमने, वो डायरेक्टली डिडक्ट होता है, सेपरेटली एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है हमें अपनी बुक्स में, एंट्रियों में उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो वर्किंग नोट में दिखा सकते हो उसको, ठीक है, बट कैश डिस्काउंट को हमने अपनी एंट्रीज में दिखाना ही पड़ेगा। समझ में आया? ठीक है, दैट मीन्स इसकी एक सेपरेटली एंट्री हमें करने की ज़रूरत पड़ती है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? कैश डिस्काउंट के सेम ऑब्जेक्टिव हैं कि अपने कस्टमर को इनक्रेज करना कि आप जल्दी से जल्दी पेमेंट कर दो। समझ में आ रही है ना बात? जल्दी से जल्दी पेमेंट कर दो, इमीडिएटली पेमेंट कर दो, इस तरीके के लिए इनक्रेज करने के लिए हम कैश डिस्काउंट उसको पे करते हैं अपने कस्टमर, ठीक है। चलिए, अगर हम इसकी एंट्री करते हैं, जैसे अगर हम कैश में सामान परचेज किया है तो सामान हमने 18,000 का परचेज कर लिया, पेमेंट कैश में पूरा 18,000 का ना होकर के, जैसे अगर हम यहाँ पर एंट्री करें इस डिस्काउंट की, तो हम क्या एंट्री करेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट 18,000 का सामान हमने खरीदा, ठीक है, टू कैश, कैश पेमेंट किया हमने कितने का? 17,640 का, और टू कैश डिस्काउंट कितने का? 360 का। कैश डिस्काउंट मिलना हमारे लिए क्या होता है? प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट को हम कहाँ रखते हैं? इनकम को, प्रॉफिट को क्रेडिट साइड में। कौन से रूल के अकॉर्डिंग? नॉमिनल रूल के अकॉर्डिंग। डेबिट ऑल द एक्सपेंडिचर्स एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन, ठीक है। क्रेडिट में हम हमारे सभी इनकम एंड गेन को रखते हैं या नहीं रखते हैं? तो ये 360 रुपये का जो कैश डिस्काउंट हमें मिला है, ठीक है, वो हमारे लिए क्या है? इनकम है, इसलिए हमने कहाँ रख दिया उसको? क्रेडिट साइड में रख दिया, ठीक है। अगर हम इसको रिवर्स कर देते हैं, अगर हम सामान बेचते हैं, ठीक है, अगर हम सामान बेचते हैं, अगर हमने ये सामान खरीदा है, तब तो हम एंट्री करेंगे इस तरीके से, कैश डिस्काउंट को दिखाएंगे क्रेडिट साइड में, कैश डिस्काउंट रिसीव्ड। और अगर हम ये सामान अपने कस्टमर को सेल करते हैं, अपने कस्टमर को सेल करते हैं, जैसे अभी मैंने सिचुएशन को सेल करते हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कैश डिस्काउंट अलाउडेड कितने का? 360 का, और टू कैश कितने की पेमेंट होगी? 17,640 की, ठीक है। समझ में आ रही बात? ठीक है। अब देखो, ये चलो इसी स्टेटमेंट से बता देते हैं कि हमने सामान बेचा, क्या क्या? हमने सामान खरीदा। अगर हमने सामान खरीदा है तो दैट मीन्स परचेज अकाउंट डेबिट। जब हम सामान को खरीदेंगे, जब हम सामान को खरीदेंगे तो दैट मीन्स हमें कैश डिस्काउंट रिसीव होगा। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, और टू कैश डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट में डाल देंगे हमारे लिए इनकम। और जब उसी सामान को हम सेल करेंगे, ठीक है, तो हमें कैश डिस्काउंट उसको देना पड़ेगा कस्टमर को, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? नुकसान होगा। तो कहाँ रखेंगे? डेबिट साइड में रखेंगे। समझ में आगे बात? समझ में आई? नहीं आई? ठीक है, चलो फिर से बता देते हैं। अगर हम सामान परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज किया है, और टू कैश कितने की पेमेंट हुई? कैश, और टू कैश डिस्काउंट रिसीव, ठीक है। परचेज किया 18,000 का,
कैश की पेमेंट की 17,640 की, डिस्काउंट मिल गया 360। अगर इसी सामान को हम अपने होलसेलर से या मैन्युफैक्चरर से खरीदते हैं तो हम अपने बुक्स में ये एंट्री करेंगे, ठीक है। और यही सामान अगर हम अपने कस्टमर को सेल कर देते हैं तो हम क्या एंट्री करेंगे, क्या आएगा हमारे पास, कैश आएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश डिस्काउंट अलाउडेड और टू सेल्स की 18,000 की, डिस्काउंट दे दिया 360 का, कैश आया 17,640। दोनों एंट्रियाँ देखिए, यहाँ पर हमने सामान को परचेज किया था इसलिए 360 रुपीज़ का डिस्काउंट हमें मिला, इसलिए हमें प्रॉफिट था तो नॉमिनल के अकॉर्डिंग हमने इसको क्रेडिट में रख दिया। जब इसी सामान को हम अपने कस्टमर को सेल करेंगे तो ये 360 का हमारे लिए क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। सामान बेचा 18,000 रुपये का, 360 डिस्काउंट, इसलिए लॉस है, इसलिए डेबिट में। डिस्काउंट अलाउडेड जब देंगे तो अलाउडेड मिलेगा तो रिसीव, अलाउडेड डेबिट में, रिसीव्ड क्रेडिट में। और कैश मिला हमें कितना, 17,600। हो गया होगा आई थिंक क्लियर। चलिए ठीक है, अब कुछ और थोड़ा सा बता देते हैं आपको। देखिए अब हम बताते हैं कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री मतलब एक तरीके के अगर ट्रांजेक्शन्स होती हैं, जैसे सपोज कीजिए हमने कई तरह के एक्सपेंडिचर्स पे किए हैं, वो भी कैश में पे किए, ठीक है। सपोज करना जैसे हमने सैलरी और रेंट पे किया है तो हम एंट्री क्या करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, 1,000 रुपीज़ की हमने सैलरी पे की है, ये एंट्री करेंगे। खर्चा है सैलरी से डेबिट में डाल दिया, क्या गया कैश गया इसलिए क्रेडिट में डाल दिया। रेंट की भी पेमेंट करते हैं, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000 रुपीज़ का, ठीक है। रेंट भी खर्चा था इसलिए हमने डेबिट में डाल दिया, क्या गया कैश गया। ये दोनों एंट्री हैं, दोनों का अगर मिला दे तो क्या बन जाएगी, कंपाउंड एंट्री। देखो कैसे, कैश दोनों के क्रेडिट में कॉमन है तो क्रेडिट में लिख देंगे कैश को, क्या लिखेंगे, टू कैश कितने अमाउंट से, 1,000 प्लस 5,000 इज इक्वल टू 6,000। कैश को हमने क्रेडिट किया है 6,000 से, डेबिट में क्या डालेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट और रेंट अकाउंट डेबिट। सैलरी 1,000 से, रेंट 5,000 से। देखो डेबिट में ये दोनों है 6,000 हो गया और क्रेडिट में भी 6,000 है। मतलब एक तरीके का अगर एक्सपेंडिचर, बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स है, अगर हम उनको इकट्ठा पेमेंट करना चाहें तो हम इस तरीके की एंट्री भी कर सकते हैं। या फिर इनकम है वो भी हमें रिसीव हो रही है तो हम उसको इनकम की एंट्री भी कर सकते हैं। समझ में आ गया। तो इस तरीके की एंट्री को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड एंट्री बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आ गया होगा समझ में। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं अनदर वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।